हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कॉज इन मैग्नेटिज्म पर डिस्कस किया था। उसी का नेक्स्ट लेक्चर हम आगे लेके आ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, देन हम बात करेंगे किस पर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर। तो डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देने से इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है और इनका क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कॉज इन मैग्नेटिज्म, देन प्रॉपर्टी ऑफ डाइपेर एंड फेरोमैग्नेटिज्म तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जी बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पंचशीला एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम सबसे पहले हम जानते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। थोड़ा सा हम रिकेप करें और प्रीवियस लेक्चर की बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने वहां बात की थी कि हर एक सब्सटेंस जो हमें नेचर में मिलता है वो सब्सटेंस मिलियंस ऑफ एटम का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन। ऐसे हजारों लाखों एटम मिलकर क्या बनते हैं, आपके सब्सटेंसेस बनते हैं। तो हर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक वेलोसिटी v से यहाँ पर इस फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं। और जब चार्ज मूव करता है तो इसके मूवमेंट की वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को मिलती है ना। तो हर मटेरियल के अंदर ये एटम्स है और एटम के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहाँ हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, यहाँ पर देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस क्लोज पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, तो इस तरह से करंट का एक लूप आपको मिलता है। तो ये जो करंट का लूप हमें मिला है, यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो करंट का लूप है, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हमने करंट कैरिंग लूप के बारे में भी पढ़ा है। तो हमारी फिंगर्स को हम कर्ल कर लेते हैं, कहाँ पर, इस लूप की डायरेक्शन में, इस करंट की डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि जो राइट हैंड थंब रूल हम यूज कर रहे हैं, उसमें जो थंब हमको डायरेक्ट करता है, ये कहता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जारी होगी। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से करंट लूप बनती है और जब जब ये करंट लूप बनती है तब तब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। और उसकी डायरेक्शन हम यहाँ अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट हमको मिलता है इसके अंदर m, वो हमें इस डायरेक्शन का मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हर एक सब्सटेंस के अंदर हमारा ये डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये करंट लूप यहाँ पर बना रहा है। और करंट लूप किसकी वजह से बना है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ तीन चीजें होती है बेसिकली। जैसे आपने अर्थ और सन सिस्टम को देखा होगा, तो अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर गोल घूमती है और साथ ही साथ सन का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जिस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर क्या करता है, वैसे ही मूवमेंट करता है। इस मोशन को हम बोलते हैं स्पिन मोशन। और साथ ही साथ यही इलेक्ट्रॉन सन का भी चक्कर लगा रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में भी लगातार घूम रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के अंदर प्रेजेंट है, वो ऐसे जुम 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 स्पिन मोशन भी कर रहा है और साथ में ऑर्बिटल मोशन भी सन के अराउंड करता है। तो ऑर्बिटल मोशन ने क्या बनाई, करंट लूप। स्पिन मोशन भी क्या बनाएगी, डाइपोल मूवमेंट। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बननी है हमारे एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन के इन ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती है। स्पिन मोशन और आपका थोड़ा बहुत न्यूक्लियस की वजह से भी मोमेंट बनता है, पर वो इतना ज्यादा नहीं है। तो स्पिन मोशन जो है वो एक माइनर से क्या बनाता है, डाइपोल मोमेंट बनाता है। ये इसकी वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये वेरी वेरी स्मॉल बनाता है, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो मेजर सोर्स है यहाँ पर, मेजर सोर्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो कौन
क्रिएट करता है आपका चार्ज जब वो ऑर्बिटल मोशन की करता है ना। तो ऑर्बिटल मोशन करने से एक लार्ज अमाउंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमको मिलता है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिटल paths around the nucleus, a dipole moment is generated। ठीक है, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ये क्या करेगा, एक डाइपोल मोमेंट को यहाँ से जनरेट करता है। ओके, और यही इट इज द मेजर सोर्स, यही हमारा क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने का सोर्स होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जितने भी डाइपोल मोमेंट आपको एटम्स के अंदर मिलेंगे, उसका सबसे बड़ा जो मेजर सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के मोशन की वजह से भी मोमेंट बनता है, स्पिन मोशन की वजह से भी मोमेंट बनता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो मेजर सोर्स कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल मोशन। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर आप बात करें अपन, तो ऐसे मिलियंस ऑफ एटम कहाँ है, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर है। ओके, इफ वी एडेड, अगर हर एक एटम की हम बात करें और उनका डाइपोल मोमेंट हम टेकन करें और सभी डाइपोल मोमेंट का हम नेट सम कैलकुलेट करते हैं, तो वो नेट सम हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाता है। इफ वी एडेड अप ऑल डाइपोल मोमेंट, सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ substance becomes 0। ठीक है, सभी के डाइपोल मोमेंट को अगर हम नेट सम कैलकुलेट करेंगे तो वो नेट सम हमको हमेशा कैसा मिलेगा, 0 मिलता है। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जब भी हम रखते हैं, हर एक एटम अपना अपना क्या बनाएगा, डाइपोल। किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन का होगा, किसी का इस तरफ, किसी का इस तरफ है। तो यहाँ से किसी का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, कोई अपना डाइपोल मोमेंट यहाँ बना रहा है, कोई इधर बना रहा है। तो हर एक एटम का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट हमें मिलता है। ठीक है, सभी एटम्स है, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और सभी के अंदर ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जनरेट होती है। डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने से ये सब के सब क्या कर लेते हैं, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं हम इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ बाहर से हम इन पर क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। H हमने कहाँ से लगाई, बाहर से। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हर एक एटम अपना अपना क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। और डाइपोल जब आप किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, मीन्स फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और अपने डायरेक्शन को मोड़ लेता है। अब जितने भी डाइपोल मोमेंट यहाँ बने हैं, ये सब के सब हम जैसे ही यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके चारों तरफ से अप्लाई करते हैं, ये अपनी डायरेक्शन को टर्न कर लेते हैं और जो हमने फील्ड यहाँ पर लगाई है उस फील्ड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट इनके कहाँ हो जाते हैं, हमारी एक्सटर्नल फील्ड के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। जैसे जैसे हम फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सब अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड अपने आप को क्या कर लेते हैं,
अलाइन कर लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या फर्क पड़ता है जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो पहली, एटॉमिक डायपोल अलाइन विथ मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी डायपोल यहाँ बनेंगे, हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सब अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करना चाहेंगे। देयर ऑकर्स induced dipole in any substance on applying external magnetic field. This induced dipole opposite to the external field. यहां ध्यान देने वाली बात है opposite to external field। देखो अभी बोला हमने कि जैसे ही यहां पर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां से अप्लाई की, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से यहाँ जितने भी डायपोल आपके पास थे हर एक एटम के, उन सभी ने अपने अपने डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ अलाइन कर लिए हैं। ओके, तो ये अपोज करते हैं किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अपने अंदर से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये जाने ही नहीं देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पर अंदर शो हो रही है, ये अंदर जा ही नहीं पाएगी। ये लाइंस कहाँ चले जाएगी? यहाँ से बाहर चली जाती है। तो जब भी इन पर एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, ये अपने डायपोल मोमेंट को अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे क्या हो गए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। So there are no atomic dipole, hence these are useless only. अब इनके पास नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। तो इनका जो यूज है वो हमारे किसी काम का है ही नहीं। तो ज्यादातर ये सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं? यूजलेस होते हैं। दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन्हें इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डायपोल मोमेंट अपोजिट है, फील्ड लाइंस इनकी कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारे फील्ड से क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। ओके, तो ये वीकली क्या हो गए हमारे यहाँ पर? रिपेल हो जाते हैं जब आप ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई करते हैं। चलिए जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो हम देख लेते हैं। सो देयर आर नो एटॉमिक डायपोल। इनके पास कोई भी नेट डायपोल मोमेंट या एटॉमिक डायपोल प्रेजेंट नहीं है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज 0। इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमने जब कैलकुलेट किया सभी एटम का डिफरेंट डायरेक्शन वाला, तो वो नेट मोमेंट हमको कितना मिलेगा? यहाँ पर 0 मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2, देयर आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इन मटेरियल पर ये मान लीजिए कुछ डायपोल मोमेंट इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के हमारे यहाँ पर इस तरह से, तो जैसे ही हम यहाँ से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H अप्लाई करते हैं तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने डायपोल को ये उल्टी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहते हैं और साथ ही इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे अपने आप को ये रिपेल करना चाहते हैं। तो एक दूसरे को ये जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे हम, तो उस फील्ड की वजह से ये वीकली क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, नेगेटिव और वेरी स्मॉल ना। इनकी ससेप्टेबिलिटी काई इज इक्वल टू वो लगभग होती है अप्रोक्स इक्वल टू -10⁻³ टू 10⁻⁶। बहुत ज्यादा क्या है? ये नेगेटिव होती है, साथ ही बहुत छोटी इनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी मिनिमम है तो इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर भी क्या है? बहुत छोटी होती है, स्लाइटली वेरी स्मॉल, और ये होती है 1 से छोटी, लेस देन 1। सो रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर इज ऑल्सो लेस देन 1। कुछ खास इनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी भी नहीं होती है, इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा छोटी हम लोगों को यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं।
इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इन सब्सटेंसेस को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहां पर अपनी प्रिंट मिस्टेक हुआ इसमें, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक रीजन की तरफ क्या करते हैं, भागते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो ये रिपल्शन फील करते हैं, तो जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे हम लोग उससे ये भागकर कहां जाएंगे, आपके वीक फील्ड की तरफ जाते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस becomes less dense inside the diamagnetic substances। अभी बात की हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर कि जो इनके डायपोल मोमेंट होते हैं वो कहाँ हैं, वो अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड ऐसे खड़े हो गए हैं। तो जहां से हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कुछ इस तरह से निकल जाती है। ये अपने अंदर किसी भी लाइन को जाने ही नहीं देते हैं, इतना ज्यादा क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो इनके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्कस करें तो उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, अपने अंदर फील्ड बहुत कम हो, जाने नहीं देंगे, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस कहां से चली जाएगी इनकी, ये बाहर से चली जाती है। ओके, अगर हम इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यहाँ यू ट्यूब के अंदर फील करते हैं और इस यू ट्यूब के किसी एक एंड पर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से क्रिएट करते हैं, तो हमने बोला है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से कहाँ भागते हैं, वीक फील्ड की तरफ। तो ये जो लिक्विड है यहाँ तक फील्ड था ये, लेकिन इस फील्ड की वजह से ये भागकर कहाँ चला गया, नीचे उतर गया। इसका जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एन से एस के बीच यहाँ जो वर्क कर रही है उसकी वजह से। तो लिक्विड इस तरह से क्या करता है, यहाँ से दूर भाग जाता है। तो ये थे आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे थोड़े अच्छे मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिज्म की कंपैरिजन में। तो डायमैग्नेटिज्म के अंदर तो सारे के सारे अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं डायपोल। जैसे जैसे फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे वो उनका अलाइनमेंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं हमारे जिनमें अगर हम सभी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट एड अप। ओके, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इनका है हम जब ऐड करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर सभी डायपोल्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है ऐड करने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो हम एडिशन करेंगे वो जीरो नहीं होगा। कैसे, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। सो 1s1 2s2 2p6 और 3s1। देखो ये सभी 2 2 6 कितने हो गए, 10। अब इनका तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया, लेकिन अभी ये एक जिंदा है, तो इसमें एक एटम ऐसा प्रेजेंट है जिसका अपना एक क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो सभी एटम्स का डायपोल मोमेंट जब हम ऐड करेंगे तो जो इवन नंबर्स हैं उनका तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और है, एक्स्ट्रा एटम और है जिसका नेट मोमेंटम, ये केवल अकेला एटम है, तो एक अकेले एटम का तो मोमेंट जीरो हो नहीं सकता है भाई। अगर हम 3 5 7 की बात करते हैं, अगर हम 9 की बात कर रहे हैं तो 8 जो बचे हैं एटम वो तो आपस में अपना डायपोल फिनिश कर लेंगे, लेकिन जो 9th वाला एटम है आपके पास वो तो फ्री बच जाएगा ना। तो जब भी हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के डायपोल मोमेंट को नेट ऐड करते हैं तो वो आपको जीरो कभी भी नहीं मिलने वाला है, आपके पास कुछ ना कुछ मूवमेंट वहां पर बच जाती है। ओके, हेंस एटॉमिक डायपोल इज एग्जिस्ट। तो इस समय इन सब्सटेंसेस के अंदर आपको एटॉमिक डायपोल मिल जाती है डायमैग्नेटिज्म की कंपैरिजन में। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ डायपोल इस सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब ये डायपोल मोमेंट हमको मिल गए किसके अंदर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। वहां तो हमने जब नेट सम निकाला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो वो सब क्या हो गए, अपने आप को उन्होंने नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही क्या कर लिया, उनका जीरो कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास
बचे हुए हैं। अब लगाते हैं इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डायपोल अलाइन विथ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इन सब्सटेंसेस के ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सबके सब डायपोल यहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और टॉर्क एक्सपीरियंस करके ये फील्ड के साथ ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। सारे ना सही, लेकिन मैक्सिमम अपने आप को क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से ये अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाएंगे तो ये वीकली उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देयर आर एटॉमिक डायपोल, इनके पास एटॉमिक डायपोल है। अभी बात की हमने जैसे सोडियम की, इसके पास 10 एटम ने तो आपस में क्या कर लिया, 5 ने अपना मोमेंटम कैंसिल कर लिया, लेकिन एक एटम का नेट मोमेंटम आपको यहां से मिल रहा है। तो इनका जो नेट मोमेंट है वो जीरो तो नहीं है। देयर आर एटॉमिक डायपोल, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटम इज नॉट जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई, इनका नेट मोमेंट जीरो नहीं है। दूसरा, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई होता है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻³ टू 10⁻⁻6 के आसपास होता है, जो कि काफी स्मॉल तो है, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर हमको यहाँ से ससेप्टिबिलिटी का मिल जाता है। ओके, और इन्हीं की जो परमिएबिलिटी है वो भी अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, 10⁻³ टू 10⁻⁻6। ओके, जब इसमें ऐड करेंगे तो जो हमको रिलेटिव परमिएबिलिटी मिल रही है इन सब्सटेंसेस की वो लगभग पॉजिटिव मिलेगी हमको, और एक से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हम लोगों को मिलने वाली है। अब इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इन्हें किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे के सारे कैसी हो, पैरेलल, ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है। और जहां ये पैरेलल नहीं होती है वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो जब भी इन सब्सटेंसेस को हम किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, सो दे मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। तो जहां पर फील्ड कम होती है वहां से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भाग कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ हो चुकी है, 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स मोर डेंस इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो ये इनके अंदर डायपोल प्रेजेंट है। अब डायपोल अगर प्रेजेंट है इन सब्सटेंसेस के अंदर तो हम देखते हैं ये अपने अंदर इस तरह से फील्ड को जाने के लिए अलाउ करते हैं। ये सारा डायपोल मोमेंट जो यहाँ पर लगे हैं हमारे, ये सब क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैक्सिमम लाइंस कहाँ से होकर जाएगी, इन सब्सटेंसेस से होकर जाती है। तो सब के सब उस फील्ड के साथ ही क्या हो जाते हैं, ये डायपोल मोमेंट इस तरह से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम इन यू ट्यूब के अंदर रखते हैं तो ये वीक फील्ड से कहाँ भागते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरफ। देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये लिक्विड भागकर कहाँ आ गया, हमारे इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहां पर, तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ जो इंटेंसिटी है हम
क्यूरीज लो पर जाते हैं और ये होती है C इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। C यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है, T यहाँ पर टेम्परेचर है और I इंटेंसिटी या हमारे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो I को हम लिख सकते हैं काई इंटू H और C, और ये B नॉट को हम कर सकते हैं म्यू नॉट को B नॉट इंटू H डिवाइडेड बाय T। H से H कैंसिल करते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई इज इक्वल टू C इंटू म्यू नॉट B नॉट डिवाइडेड बाय T। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हमने बोला कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यहाँ पर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये ससेप्टेबिलिटी, अब क्या होगा ससेप्टेबिलिटी का, तो टेम्परेचर और ससेप्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के कैसी है, ये इनवर्स है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे मटेरियल के अंदर ससेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, मटेरियल उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होते जाएगा। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, तो ससेप्टेबिलिटी इस फॉर्मूले से यहाँ से बना लो, I इज इक्वल टू काई इंटू एच, तो ये I डिवाइडेड बाय क्या है H। आप बाहर से क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर्स। जितनी ज्यादा आप फील्ड लगाते जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम पर उतने ज्यादा मैग्नेटाइजिंग वेक्टर यहाँ पर क्या होते जाएंगे, जनरेट होते चले जाएंगे और मटेरियल में उतनी ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट होते चली जाएगी। अब देखिए बाई चांस हमने एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया, अगर यहाँ आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो ससेप्टेबिलिटी है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, तो मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसी टेम्परेचर को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो डिक्रीज करते गए, हम डिक्रीज करा ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर इंक्रीज और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर और डिक्रीज किया ससेप्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं ससेप्टेबिलिटी हमारी और भी बढ़ती जाएगी। अब ससेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, जितने ज्यादा मैग्नेटाइजिंग वेक्टर मटेरियल के अंदर क्रिएट होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा ससेप्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती जा रही है, क्रिएट होते जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये कब तक अपनी ससेप्टेबिलिटी को, कब तक अपने मैग्नेटाइजिंग वेक्टर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो भैया इस सब्सटेंस के पास एटम्स कुछ फिक्स नंबर्स में है, तो आप जैसे जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड तो फिक्स कर रखी है आपने, लेकिन टेम्परेचर को लगातार डिक्रीज करने से इसमें धीरे धीरे क्या बढ़ते जा रहे हैं, ये मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बढ़ते 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 एक समय ऐसी आएगी, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद आप कितना ही टेम्परेचर क्या कर दें, आप लोअर कर दें, उस लोअर टेम्परेचर पर ससेप्टेबिलिटी का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। मतलब टेम्परेचर का एक लास्ट स्टेज, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को और ज्यादा डिक्रीज करने जाएंगे तो सारे के सारे जितने भी एटम्स थे वो सब क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं और सब ने अपना मैग्नेटाइजिंग वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम बना लिया है। इसके बाद कोई भी मैग्नेटाइजिंग वेक्टर बनना पॉसिबल नहीं है और ससेप्टेबिलिटी अब उसकी इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे लेवल पर हमारा क्यूरी लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही क्यूरी लॉ एप्लीकेबल होता है, उस पर्टिकुलर लिमिट का जो टेम्परेचर आ जाता है डिक्रीज करते करते, उसके बाद और डिक्रीज करो क्यूरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यूरी लॉ कहता है टेम्परेचर डिक्रीज करें ससेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए बच्चों, सो ऑन लोअरिंग टेम्परेचर अ स्टेज कम्स, एक ऐसी स्टेज आती है व्हेन 100% एटम्स 100% एटॉमिक डाइपोल आर अलाइन परफेक्टली। तो एक ऐसी स्टेज आई एक टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते जिसमें 100% हमारे डाइपोल्स क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं विद एक्सटर्नल फील्ड, कहाँ की, इस बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फील्ड के साथ। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन। आ गया भाई, टेम्परेचर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसके बाद ससेप्टेबिलिटी का चेंज होना ही क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो सैचुरेशन आ जाता है। जो हम लगातार टेम्परेचर कम करते जाएंगे ससेप्टेबिलिटी
कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका बढ़ना बंद, मीन्स क्या है ये सैचुरेशन की कंडीशन होती है। आफ्टर दिस क्यूरी लॉस इज इनवैलिड। ओके, तो इसके बाद क्यूरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्यूरी लॉ है वो LW। सो इस स्टेज के बाद क्यूरी लॉ इज इनवैलिड, ससेप्टेबिलिटी वॉन्ट बी इंक्रीज्ड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। आप उसके बाद कितनी ही टेम्परेचर को डाउन कर ले, आपकी ससेप्टेबिलिटी यहाँ पर कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती। होगी भी कैसे भैया, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर ही जितने थे सारे के सारे क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। अब कोई भी मैग्नेटाइजिंग वेक्टर यहाँ बाकी नहीं बचता है। तो ऐसी स्टेज हमारे इन सब्सटेंसेस के अंदर हमें मिलती है। चलिए, तो ये थे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज। और लास्ट हम आ रहे हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर। देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो ये हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसे ही हैं, लेकिन उनसे थोड़े और अच्छे सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं। सो एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके जो एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट होते हैं ये वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर मिल रहे हैं। द एटॉमिक डाइपोल इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन सच ए वे दैट दे स्पॉन्टेनियसली अलाइन इन सेम डायरेक्शन। देखो बच्चे, ऐसे मटेरियल है ये कि इनके पास नैरो डाइपोल तो हमारे क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही आपने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये सब के सब अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। यहाँ हमने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस सब्सटेंस के ऊपर। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ये सभी डाइपोल एक दूसरे के कैसे थे, ऑपोजिट। सो इनका जब नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नेट फील्ड इनका क्या होता है, कैंसिल। लेकिन जैसे ही आप ये एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, सारे के सारे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन ग्रोथ। अब देखो, डोमेन क्या चीज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर हमारे डेवलप हो रहे हैं, यही हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लीजिए इसमें कुछ एटम्स हम ले रहे हैं, यहाँ से हमने ये एटम्स लिए, इनके डाइपोल मूवमेंट है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, अरेंज। अब हमने क्या कर लिया, इनके ऊपर अप्लाई कर दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां अप्लाई की। चलो ये लगा देते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत में हमारा जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह से है। अब ये अपने क्या कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर कुछ डोमेन, कुछ मैग्नेटाइजिंग वेक्टर इन्होंने डेवलप किए। अब हमने क्या किया, बाहर से इन पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड यहाँ बाहर से अप्लाई करते हैं, ये रहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सारे डाइपोल, सारे मूवमेंट एक साथ टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और फील्ड के साथ अपने आप को क्या करना चाहेंगे, ये अलाइन करना चाहेंगे। तो जैसे ही इन मटेरियल के ऊपर आपने ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है, तो धीरे धीरे यहाँ का जो डोमेन है ग्रोथ करने लग जाता है। वो डोमेन जो फील्ड के साथ है वो बढ़ने लग जाता है, और जो फील्ड के अपोजिट है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई की। तो इसमें देखो आप, जो डाइपोल इस फील्ड के साथ है वो अलाइन होकर अपनी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इन मोमेंट को देखो, ये सब क्या करेंगे, फील्ड के साथ अपने आप को ऐसे अलाइन करना चाहेंगे। तो धीरे धीरे जो डाइपोल हमारे कहाँ है, फील्ड के साथ, उनकी ये साइज क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ती जाएगी, और जो हमारे फील्ड के अपोजिट है उनकी साइज यहाँ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी।
यहाँ आते हैं हम इस सब्सटेंस पर, काम करते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, चलिए, अरे शिट, वापस आ जाओ। तो इन सब्सटेंसेस को हम यहाँ से लेते हैं, चलो यहाँ लेते हैं। तो हमारे पास ये एक सब्सटेंस है जिसमें कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको इस तरह से मिल रहे हैं। इस समय ये मान लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई नहीं की इस मटेरियल के ऊपर, ओके। तो इस तरह से अपने क्या बना रहे हैं, डोमेन बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दी, फील्ड लगा दी। ये यहाँ से मैंने एक्सटर्नल फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई कर दी। तो देखो जो डायपोल फील्ड के साथ फील्ड की डायरेक्शन में है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेट मोमेंट हमको मिलेंगे वो इस तरह से, ये हमारे क्या, इसकी क्या हो गई, ये वाली जो ग्रोथ है डायपोल मोमेंट की सबके सब फील्ड के साथ है, तो ये अपनी स्पेस क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। और जो फील्ड के अपोजिट हैं उनकी स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये छोटे हो जाएंगे इधर। तो धीरे धीरे हमारे जो डोमेन यहाँ पर है ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए आप, ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट हमारे एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, रीअरेंज। लेकिन जैसे ही आपने फील्ड लगाई, इनके जो डोमेन है जो फील्ड के साथ है वो क्या हो गए, ग्रो कर गए, और इन्होंने अपना एक लार्ज एरिया यहाँ से कवर कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट फील्ड के साथ में है वो अपना डोमेन क्या कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे। डोमेन का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, कितने बनेंगे, जितने भी हैं वो सब अपने आपको फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं और उनके डोमेन में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। चलिए तो आते हैं फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज पर। नंबर 1, एटॉमिक डायपोल एग्जिस्ट एंड आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन। भैया इनके अंदर क्या है, डायपोल मोमेंट है ऑलरेडी, इनका आप नेट डायपोल मोमेंट निकालने जाओगे तो वो जीरो नहीं होगा, कुछ डायपोल मोमेंट हमको मिलेगी। जैसे वो इवन ऑड वाला नंबर हमने अभी देखा, सोडियम के एटम्स की बात की हमने 11 है, 10 ने कैंसिल कर ली अपनी मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन एक तो जिंदा है। तो ऐसे हजारों एटम्स मिलकर अपनी नेट डायपोल मोमेंट बना लेते हैं। तो इस मटेरियल के लिए वो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, ओके। सो एटॉमिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेंगे एंड आर अलाइन, और अलाइन हो जाएंगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। छोटे छोटे वॉल्यूम में क्या होंगे, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इनको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं ये स्ट्रांगली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल आर पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। सो परमिएबिलिटी भी इनकी क्या होगी, वेरी लार्ज। ये भी अप्रोक्स कितनी होगी हमारी, 1000 के समथिंग इनकी परमिएबिलिटी हमको यहाँ मिलती है। ससेप्टेबिलिटी हाई मीन्स मैग्नेटाइजिंग वेक्टर हाई, मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या हो जाएगी आपकी, सब कुछ हाई हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। जैसे ही इन सब्सटेंसेस को हम किसी फील्ड के अंदर रखते हैं, कौन सी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहाँ जाएंगे हमारे, मूव करके वीक फील्ड से भागकर स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ आपको जाते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज बिकम वेरी डेंस इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब भैया ये सब्सटेंस है ही इतने अच्छे हैं कि इनके जितने भी डायपोल यहाँ बन रहे हैं वो मैक्सिमम क्या कर लेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, ये जो क्वांटिटी है ये काफी ज्यादा लार्ज होगी पेरा और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन सब्सटेंसेस के बीच क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो डेंसिटी लाइंस की बहुत ज्यादा हो जाएगी।
नेक्स्ट है ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे डू नॉट कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। बड़ी काम की चीज़ है। तो जब भी हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं, ये इसके जो एटम्स है वो जब एक्सटर्नल फील्ड आप नहीं लगाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। अब इन पर लगा दिया आपने क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमने लगाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस पे लगाते हैं, सारे के सारे एटम मैक्सिमम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं। ये सब अपना डोमेन बनाएंगे और फील्ड के साथ सब के सब क्या होगा, ये अलाइन हो जाते हैं। अब देखिए, अब आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हटा दी। जैसे ही आप यहाँ से फील्ड हटाएंगे, कुछ डायपोल मोमेंट होंगे जो अपनी पोजीशन में फिर से रीअरेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ एटम अभी भी हमारी फील्ड की डायरेक्शन में एक दूसरे को अलाइन करके रखते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गए हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड हमने वहां से हटा दी तो हटाने पर ये डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली नहीं होते हैं। कुछ डायपोल मोमेंट इनकी फील्ड की डायरेक्शन में ही रह जाते हैं। ओके, सो दे डू नॉट कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, सो दे यूज टू क्रिएट ए परमानेंट मैग्नेट। और यही इनका एक नेचर है, एक बिहेवियर है, जिसकी वजह से इन सब्सटेंसेस का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके बहुत अच्छे सब्सटेंसेस माने जाते हैं ना। इनको एक वर्ड हम यूज करते हैं इनके लिए, एल्निको, मीन्स एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ये ऐसे हमारे सब्सटेंसेस है जिनमें हम थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, फटाफट से ये अपने सभी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनकी हाई रिटेंटिविटी होती है, हाई कोर्सिविटी होती है। ये दोनों ही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस की। तो जो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के बने हुए सब्सटेंसेस हमारे होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हमने आज डिस्कस किया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं हम इनका। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके, वो क्या है, अपना डायपोल क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट अलाइन करते हैं। मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं उसके उल्टा क्या बनते हैं, ये अपना डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं। फिर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की है, ऐसे सब्सटेंस जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है और वो कुछ डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तीसरा हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात की। ये तो इतने अच्छे सब्सटेंसेस है आपके पास जिनको एक्सटर्नल फील्ड में रखने से तुरंत ही अपने डायपोल को क्या कर लेते हैं, ये फील्ड के साथ रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, और इन्हीं मटेरियल का यूज हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज और डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतने ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने तीनों सब्सटेंसेस के बारे में कंप्लीटली जान लिया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बचती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड कर सकते हैं। तो आज डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्टैरिसीस पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक आपका बनने वाला है। तो आप लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाएं और पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।